Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल बनाया था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस टॉपिक पे। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पे कुछ सवाल देखते हैं, कूलॉम्स लॉ पे। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, कूलॉम्स का जो नियम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, और न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। ठीक है, ये दोनों ही लॉ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ये दोनों ही लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में आप देखते हैं जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच या मास के बीच, उनका स्क्वायर जो है उसके ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए नाम पड़ा इनवर्स स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब जो प्रॉब्लम है इस पे बेस्ड कि जो डिपेंडेंस है अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। तो हमें इन दोनों फोर्स को कंपेयर करना है बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इन दोनों का हम रेशियो निकाल के इनके फोर्स को हम कंपेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका पहला पोर्शन ए है। तो हमें दो फोर्स, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है Fe और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, इन दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकाल के स्ट्रेंथ बताना है। किसके लिए निकालना है? तो पहले नंबर में है फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिए और एक प्रोटॉन यहाँ रख लिए, और इनके बीच का डिस्टेंस चूंकि दिया नहीं है तो हम डिस्टेंस अपने मन से मान लें r। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लिए। तो इन दोनों के बीच अब इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा 1/4πε0। ओके, ये कांस्टेंट हो गया और फॉर्मूला है Q1 Q2/r²। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E और प्रोटॉन पे भी चार्ज E ही होता है। ठीक है, तो E × E डिवाइडेड बाय r²। ओके, तो इतना इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। अब इन्हीं दोनों के बीच अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करना होगा और मास ऑफ प्रोटॉन यूज करना होगा। तो इन दोनों के बीच अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G m1m2/r²। तो G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइडेड बाय r²। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स से आप डिवाइड कर दीजिए। तो Fe डिवाइडेड बाय Fg अगर हमें निकालना है तो हमें पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू डालना होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स है 1/4πε0 E² डिवाइडेड बाय r², और इसमें डिवाइड करना है इससे, तो ये उलट जाएगा गुना होके। तो r² ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए r² से r² कट गया। अब हम लिख सकते हैं 1/4πε0, इसी के लिए कांस्टेंट k है, तो लिखा जा सकता है ke² डिवाइडेड बाय G me mp। ओके, नाउ दिस इज योर रेशियो। अब सबका वैल्यू आपको डालना होगा और सॉल्व कर लेना होगा। तो k का वैल्यू कितना है? तो 9 × 10⁻⁹ ये आप जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका वैल्यू डाल के इसका स्क्वायर कर लेना है। G का वैल्यू भी आप जान रहे हैं
6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and mass of proton तो 1.67 into 10 to the power minus 27. ओके, तो इस तरह से आप सारा वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ रेशियो मिल जाएगा. ओके, और तब आप कंपेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना पावरफुल है. अब इसका जो दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में दो प्रोटॉन के लिए निकालना है. तो दो प्रोटॉन हम इलेक्ट्रॉन के जगह दो अब प्रोटॉन ले लें तो सब चीज तो सेम ही रहेगा. इलेक्ट्रिकल फोर्स इन दोनों के बीच सेम रहेगा क्योंकि दोनों पे चार्ज एक ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन ही करना होगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो इस तरह से हम दोनों ही फोर्स का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं. ओके, अब हम लोग इसके सेकेंड पोर्शन को देखें. सेकेंड में क्या कहा जा रहा है? एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. अब इसका जो बी पोर्शन है, बी में क्या कहा जा रहा है, बी को हम लोग सॉल्व करें. तो बी में अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट. अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को हम 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे रखे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम. इट मीन्स इट इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ये दिया हुआ है आपका. 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे दोनों को रखा गया है और उनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से. तो के इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. आर यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम है तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर. इतना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगा. के का भी वैल्यू आप डाल दें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. इनका स्क्वायर कर लें एंड डिवाइडेड बाय ये 10 टू द पावर माइनस 10 एंड 10 टू द पावर माइनस 10 तो 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा. तो इस तरह से इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लें इलेक्ट्रिकल फोर्स की. इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन है कि आपको निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है? तो आप न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. ओके, तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो हम LAE लिखें, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन. तो इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन के लिए जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और अगर हमें प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कर लेंगे. तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन, चूंकि फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जितने फोर्स से प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्रोटॉन उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो ये फोर्स दोनों ही केस में सेम रहेगा, लेकिन दोनों का एक्सीलरेशन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है. प्रोटॉन पे फोर्स, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो प्रोटॉन के मास से भाग दे दीजिए. इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के मास से भाग दे दीजिए. ओके, तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और भी है सेम कंसेप्ट पे. देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें. एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक दैट द रेशियो KE स्क्वायर. दिखाना है आपको कि ये जो रेशियो है KE स्क्वायर बाई GME/MP इज डायमेंशनलेस. अब देखिए, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. KE स्क्वायर डिवाइडेड बाय GME/MP
Me मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड mp मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। आपको दिखाना है कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है। ओके, डायमेंशनलेस है, तो अब आप इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड होगा, फर्स्ट मेथड, कि आप सबके यूनिट्स को लिखिए या डायमेंशन को लिखिए, दोनों में से, और देखिए सब कट कुट के खत्म हो जाएगा। तो k का यूनिट हम क्या लिखेंगे? k का यूनिट अगर हम लिखें तो फिर अपने फॉर्मूला को याद करें, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ है, तो कूलॉम्स लॉ से इससे k का वैल्यू क्या आ जाएगा? k का वैल्यू हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। इज इट और नॉट? आ गया। तो अब F हो गया फोर्स, तो आ गया न्यूटन, R हो गया दूरी, तो मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू चार्ज, तो कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ से K का यूनिट आ गया। फिर E है चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलॉम है, तो कूलॉम स्क्वायर। अब डिवाइड आप करते चलिए। फिर यहाँ पहले G निकाल लीजिए, G का यूनिट। तो G कैसे निकलेगा? तो न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ से हम आएंगे, तो G का वैल्यू आ जाएगा आपका, न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से G लिखेंगे तो F आर स्क्वायर बाई m1 m2 हो जाएगा, F आर स्क्वायर बाई m1 m2। ओके, तो F है फिर फोर्स, तो न्यूटन हो गया, R दूरी है, तो मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई मास इंटू मास, तो दैट इज योर kg स्क्वायर। ओके, तो ये G का आ गया। अब इस सारे का वैल्यू आप इस रेशियो में डालिए, k स्क्वायर बाई जी me mp, सबके यूनिट को डालिए। तो k का यूनिट क्या है? k का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। k डाल दिए, इंटू E स्क्वायर, E है चार्ज, चार्ज का यूनिट है कूलॉम स्क्वायर, तो कूलॉम स्क्वायर कर दिए, ये ऊपर हो गया। और नीचे डालिए, G का यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो kg इंटू kg, तो kg स्क्वायर। अब देखिए सब कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। तो यू हैव गॉट ए नंबर 1। ओके, तो दैट इज डायमेंशनलेस, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो पहला तरीका ये हुआ कि आप कैसे सबका सारे टर्म्स का यूनिट लिखे हैं और सबको कट कर दिए हैं, तब जाके आपका यूनिट आंसर 1 आया है, तो डायमेंशनलेस आ गया। अब एक दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास रेशियो दिया है k स्क्वायर बाई जी me mp। ओके, ये रेशियो दिया है। अब देखिए ये कहाँ से आता है? ये न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉ से आता है। और के स्क्वायर कहाँ से आता है? तो कूलॉम्स लॉ से आता है। तो हम मान ले एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा? तो k दोनों का चार्ज, तो E इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। और इन्हीं दो के बीच अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो वो कितना हो जाएगा? Fg इज इक्वल टू G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो ये दो इक्वेशन आपको मिला, इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों का वैल्यू। अब इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए, Fe डिवाइडेड बाय Fg। तो आप देखेंगे क्या ऊपर आ गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और जब Fg से भाग देंगे तो ये उलट जाएगा और गुना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी me mp आ गया। अब आर स्क्वायर कट गया, तो आपको वही रेशियो मिला जिसको प्रूव करना है कि ये डायमेंशनलेस है। तो देखिए वही रेशियो आया, तो के स्क्वायर बाई जी me mp। ओके, तो अब आपको पता चल रहा है कि ये जो रेशियो है ये एक्चुअली है क्या? तो ये एक्चुअली Fe बटा Fg को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि दोनों फोर्स ही है, दोनों का यूनिट सेम होगा तो कट जाएगा, तो इस रेशियो का ना तो कोई यूनिट होगा ना ही कोई डायमेंशन होगा। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि लुक एट द टेबल। अब एक टेबल देखिए ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, तो सबका एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, और इनका रेशियो निकालिए। ठीक है, सबका वैल्यू आप डाल सकते हैं, और पहले क्वेश्चन में यही सब काम किए थे, सबका वैल्यू निकाल के यही रेशियो निकाले थे, और रेशियो निकाल के आपको बताना है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। ये रेशियो से क्या सिग्निफिकेंस से क्या वैल्यू पता चल रहा है, तो इससे पता ये चलेगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ये जो वैल्यू आएगा वो 10 टू द पावर कुछ आएगा 2936 के रेंज में। तो F इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना पावरफुल है ये आपको इससे पता चलेगा। आप इसके रिजल्ट को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, पहला और चौथा। देखिए दूसरा तीसरा इजी क्वेश्चन है, ये हम आपके लिए छोड़ दिए हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो चार्ज स्फीयर है, इस पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 टू द पावर -7 एंड 3 × 10 टू द पावर -7 प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला पे है, केवल आपको ध्यान देना है कि 30 सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में हम बदल लेंगे, तब जाके फार्मूला में डालेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरे क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, हम लोग आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग 6th क्वेश्चन को देखते हैं, छठे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस, दो इक्वल है और पॉइंट चार्ज इक्वल चार्ज, तो मान लीजिए हम यहाँ पे Q डाले और यहाँ पे Q डाले, दो इक्वल चार्ज डाल दिए, और इनके बीच का जो सेपरेशन है इसको मान लेते हैं R। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डबल, अब अगर इसको डबल कर दिया जाए, तो डबल करने का मतलब कि Q और Q के बीच का डिस्टेंस अगर हम 2R कर दें, R के जगह 2R कर दें, एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेज आर ऑल्सो डबल्ड, अब चार्ज को भी डबल कर दें, तो इसको भी 2Q कर दें और इसको भी 2Q कर दें, तो व्हाट वुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम, तो उनके फोर्स, उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाए। तो मान लीजिए हम शुरू के केस में फोर्स निकालते हैं, तो क्या आएगा फोर्स का वैल्यू, F इज इक्वल टू K Q1 × Q2 मीन्स Q² डिवाइडेड बाय R²। ये पहले सिचुएशन में फोर्स है, इसको F1 लिखिए, और बाद में जो फोर्स है इसको F2 लिखिए, F2 का वैल्यू, अब फोर्स निकालिए, तो कांस्टेंट K रहेगा, K का वैल्यू 1/4πε0, तो उतना नहीं लिख के हम सिंपली K भी लिखे, और इंटू Q1 Q2, तो यहाँ 2Q है, तो 2Q × 2Q, ओके, 2Q × 2Q एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है 2R, तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R²। तब ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, और 4 से भी ये 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा K Q × Q² डिवाइडेड बाय R²। तो देखिए ये वैल्यू वही आ रहा है जो वैल्यू शुरू में था। ओके, तो चार्ज को अगर आप डबल कर दें और दूरी को भी डबल कर दें तो फोर्स पे कोई असर नहीं आया, फोर्स है सो सेम ही रह गया। ओके, तो इट वाज आल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखते हैं। ए चार्ज हैविंग Q, अब पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आइए 9 को देखा जाए। 9 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ए फ्री पिथ बॉल, एक छोटा सा पिथ बॉल है ऑफ 8 ग्राम, एक पिथ बॉल हम ले लिए, इसका मास दिया है 8 ग्राम। ओके,
कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और इस पे चार्ज भी दिया गया है पॉजिटिव चार्ज। ये इसके मास का वैल्यू हो गया m का वैल्यू, और चार्ज q का वैल्यू इस पे दिया गया है, पॉजिटिव नेचर का इस पे चार्ज है, और ये कितना है तो 5 × 10⁻⁻8 कूलम है। अब क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी द नेचर, अब किस स्वभाव का होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल। अब क्या है कि पहले वाले पिथ बॉल से नीचे 5 सेंटीमीटर नीचे, ओके, 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल, एक सेकेंड पिथ बॉल को रखा जाए। मान लीजिए एक सेकेंड पिथ बॉल रख दिए हम, पहला पिथ बॉल ए था और दूसरा पिथ बॉल को मान लीजिए बी। तो व्हाट मस्ट बी द नेचर, अब इस पे हम कौन सा चार्ज डालें, पॉजिटिव डालें या निगेटिव डालें, इन दोनों में से कौन सा चार्ज डालें, और मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड Q1 है तो Q1 क्या होगा, ओके। 5 सेंटीमीटर हमको नीचे रखना है, सो दैट द अपर पिथ बॉल इज स्टेशनरी। इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है कि ऊपर का जो पिथ बॉल है ये रुका रहे, स्टेशनरी रहे। अब सोचिए कि बी पे हम कौन सा चार्ज डालें, प्लस या माइनस, और कितने वैल्यू का डालें कि ऊपर वाला पिथ बॉल स्टेशनरी रहे। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब इसका मास भी दिया हुआ है। अब ए पे सोचिए, ए का मास दिया है 8 ग्राम, ओके। तो अर्थ इसको नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितना फोर्स लग रहा होगा, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, ओके। और आपको कहा जा रहा है कि इस पिथ बॉल को स्टेशनरी रहना है। स्टेशनरी रहना है इसका मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में आपको उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना होगा जितना नीचे अर्थ लगा रहा है mg। तो ऊपर की ओर फोर्स लगना चाहिए, तो ऊपर की ओर फोर्स मान लेते हैं जो नीचे चार्ज बॉडी है उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इससे नेचर पता चल गया, क्योंकि ऊपर वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे भी हमको पॉजिटिव चार्ज डालना होगा, तभी रिपल्सन से ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अगर हम निगेटिव चार्ज डाल देंगे तो ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स भी नीचे हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे हो जाएगा, तो दोनों के कारण ये स्टेशनरी नहीं रहेगा बल्कि नीचे की ओर एक्सेलरेट होने लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया, क्या नेचर होना चाहिए, तो नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए अब हम वैल्यू निकाल लें कि अब इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू होना चाहिए mg के बराबर, तभी जाके ये पिथ बॉल स्टेशनरी होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, तो K Q1 Q2, तो Q आपका दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8, Q दिया हुआ है Q1 पहले का चार्ज, दूसरे का चार्ज आपको नहीं पता है, यही निकालना है Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर में बदल लिए, इसका स्क्वायर कर लिए, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू mg। m दिया है 8 ग्राम तो kg में बदल लिए, 8 × 10⁻³ एंड इंटू g 9.8, ओके। तो आपको सारा वैल्यू दिया है, k का वैल्यू भी आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 9 × 10⁻9, ओके। तो आपको बच गया Q1। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है और Q1 के वैल्यू को निकाल लेना है, ओके। तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल बनाना कुछ डिफिकल्ट काम नहीं होता है, आप जो सीखे हैं बस उसे सिर्फ लगाना रहता है। आप उसको लगाइए जो आप सीखे हैं और उसको सॉल्व करेंगे तो आराम से निकलता चलेगा। इसके लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता है, जो आपका थ्योरी है बस उसी को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। न्यूमेरिकल केवल जो आप पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने उस थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ए चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड Q। अब एक चार्ज है Q वैल्यू का,
ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 हिस्से में हम बांटते रहे। एक हिस्सा स्मॉल क्यू है तो दूसरा हिस्सा बचेगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। 2 हिस्से में बांट दिए। तो इफ द 2 पार्ट्स एक्सर्ट्स ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन ईच अदर, अब इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फोर्स अब कितना लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, या सीधे K लिखें। और दोनों फोर्स कितना होगा? तो एक चार्ज है स्मॉल क्यू और दूसरा चार्ज है Q माइनस स्मॉल क्यू, ये Q1 Q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको पता नहीं है दोनों चार्ज के बीच, तो हम डिस्टेंस r मान लेते हैं। तो यहाँ r²। ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को मैक्सिमम होना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द 2 पार्ट्स एक्सर्ट्स मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन ईच अदर देन फाइंड द रेशियो। आपको Q बटा स्मॉल कैपिटल Q बाय स्मॉल q का रेशियो निकालना है। मतलब कि आप कैसे बांटेंगे, कितना चार्ज एक स्फीयर पे देंगे, कितना चार्ज दूसरे स्फीयर पे देंगे। ठीक है, आपको इसका रेशियो निकाल के बताना है। तो बाकी सारा चीज कांस्टेंट होगा। आप देखिए फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा इसके लिए हमको क्या करना होगा? आप कैलकुलस में पढ़े होंगे मैक्सिमम मिनिमम। तो आपको dF/dq, यहाँ Q वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। कितना हम चार्ज 2 हिस्सा में जो बांट रहे हैं तो कैसे बांटे? तो dF/dq को अगर हम 0 कर लें तब हमें फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो बाकी सारे टर्म को कांस्टेंट करके हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेना होगा Q के रेस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करके 0 डालेंगे तब हमें इसका रेशियो मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप करके देखेंगे घर पे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आपको उम्मीद है सवाल इजी लग रहा होगा बनाना। अगर इजी नहीं लग रहा है बनाना तो आप थ्योरी को बार बार रिवाइज करें। थ्योरी देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जितना बुक आपके पास अवेलेबल है, जितनी बार आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन न्यूमेरिकल्स को खुद ही बनाइए। जब तक नहीं बने तब तक कोशिश करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको हर समय नया नया क्वेश्चन मिलेगा। तो आप अगर सोचने का काम शुरू से नहीं किए रहेंगे, अगर आप सॉल्यूशन देख देख के सीखे रहे होंगे, तो नए क्वेश्चन पे क्या करेंगे, उसको भी खोजेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन मिल जाए तो हम सीख लेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको सवाल खुद बनाना है, आपको बार बार सोचना है, अलग अलग एंगल से सोचते रहना है कैसे सॉल्व होगा, और सॉल्व करने के लिए क्या थ्योरी रिक्वायर्ड है। आप थ्योरी को बार बार रिवाइज कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्यूशन देख के मत सीखिए। ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ऐसा काम आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा। आप हर प्रॉब्लम पे सोचने लगेंगे और सोचते सोचते आप सही सॉल्यूशन पे पहुंच भी जाएंगे। ये एक दिनों में नहीं होगा। यू विल हैव टू डू इट रेगुलरली। आपको ये हैबिट ही चेंज करना होगा कि मुझे सवाल खुद बनाना है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन नहीं देखना है, तभी जाके आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ओके, दैट्स ओवर फॉर